जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया चंगे होंगे। दरअसल 1 महीने तक जो वीडियो नहीं बन पाए, मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, उसके पीछे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे अपने साथ थी कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, खुद से बन नहीं रही थी। दोस्तों, बस एक खुद से ही अपनी नहीं बनी, वरना ज़माने भर से तो हमेशा निभा के रखते हैं। और हमें पसंद नहीं जंग में भी चालाकी, जिसे निशाने पे रखते हैं बता के रखते हैं। और चराग हो के ना हो दिल जला के रखते हैं, हम आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं। इन्हीं तेवरों के साथ अब आगे का सफ़र भी जारी रहेगा। और आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना याद किया, इतना मैसेज किया, डीएम किए कि सर कहाँ हैं आप। तो आज से हम आपके साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों, तो इसी दरमियान में मैंने कुछ ऐसी समस्याओं का सामना भी किया है जो कि लगभग हर भारत का निवासी कर रहा है इस समय। और मैं विचार किया तो उनके कुछ समाधान भी समझ में आए और वो आपसे शेयर करूंगा। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, ऐसी व्यवस्था को लाना भी है, समाज को बताना भी है कि क्या गलत है क्या सही है। और आपसे मशवरा चाहता हूं कि इसमें जो भी गलत हो, जो सुधार करने लायक हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली चीज़ जो इस समय भारत में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रही है वो लाउड स्पीकर, या यात्राओं के दौरान लोगों के घरों से पत्थरबाजी, या यात्राओं को किसी गलत डायरेक्शन में लेके जाना, किसी एक धर्म विशेष की यात्रा को किसी विशेष धर्म के क्षेत्र में ले जा करके रख देना, जिससे माहौल बिगड़े। भाई, लाउड स्पीकर की बात है तो आप समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर अपनी सभ्यता का तो बिल्कुल नहीं है। अपनी सभ्यता में कभी भी लाउड स्पीकर से अजाने या फिर मंदिरों में आरतियां नहीं हुई हैं। मैं सीधा सीधा किसी भी धर्म का पक्ष ना लेकर साफ साफ कहता हूं कि लाउड स्पीकर का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दिया जाए। भाई, आपको भी पसंद नहीं है, मस्जिदों में भी पढ़ना ठीक नहीं माना जाता है, मंदिरों में भी ठीक नहीं माना जाता है। हृदय या आत्मा से ईश्वर की प्राप्ति होती तो लाउड स्पीकर बीच में क्या कर रहे हैं। बंद करिए दोनों लोग, सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। दूसरा, यात्राओं के दौरान जो भगदड़ मचती है, कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, तो किसी भी धर्म की यात्रा को आप एक विशेष क्षेत्र में लेके क्यों जाएं, वो किसी भी धर्म की हो। जलसों और यात्राओं का क्या मतलब है। ईश्वर की प्राप्ति एकांत में होती है, बैठिए, उसकी आराधना करिए, उसको नमाज पढ़िए। आपको ये सब हुड़दंग मचाने की, डीजे बजा करके दूसरों के क्षेत्रों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, लेके जाने की क्या जरूरत है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का आत्मिक फैसला होता है, आत्मा की आवाज होती है, उसे ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है। तो एक तो ये हो गया कि जो भी धर्म होगा वो कुछ जगहों तक आप सीमित रखिए। आपको डीजे बजाना है, हॉल बुक करिए, सरकार परमिशन देती है, जितना डीजे बजाना है बजाइए। लेकिन सड़कों पर क्यों डीजे बजाया जाए, क्यों जुलूस, क्यों यात्राएं निकाली जाएं। रोड भी जाम होगा, मरीजों को परेशानी होगी, बंद कर दीजिए। दूसरी जो व्यवस्था मुझे इस समय लगी थी कि जैसे कि देखा है, लोगों का चालान होता है रैश ड्राइविंग में, या उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये व्यवस्था तो अच्छी है कि चालान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी हो कि जो लोगों के पास अगर वो चीज़ नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है, तो आप ऑन द स्पॉट उन्हें वो प्रोवाइड कराइए। हेलमेट नहीं है, चालान करिए, हेलमेट भी दीजिए। डीएल नहीं है, चालान करिए, डीएल बना के तुरंत वहाँ पर उनको दे दीजिए। इससे व्यवस्था सुधरने की शुरुआत होगी 100%। साथ ही साथ जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे कि सांसद हैं या विधायक हैं, ये किसी क्षेत्र के से चुन के आते हैं, तो इनके लिए उस क्षेत्र में जो भी इनका ऑफिस हो उसका समय फिक्स किया जाए कि ये सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन अपने ऑफिस में बैठेंगे। और साथ ही साथ जो भी इनके पास शिकायतें आएंगी, उन शिकायतों को निस्तारित हल करने का समय भी फिक्स किया जाए, जिससे कि प्रशासन में या व्यवस्था में सुधार आएगा, लोगों की जवाबदेही तय होगी। और सबसे ज़्यादा जिसमें सुधार की ज़रूरत है वो है शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, भारत में आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की गई है। और इसके लिए RTE एक्ट 2009 पारित किया गया, जिसे अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अब इसको अगर बताएंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे। इसमें व्यवस्था ये की गई है कि कोई भी स्कूल कितना भी बड़ा हो,
लाखों लाख फीस हो उसकी 25% सीटें बिल्कुल गरीब घर से भरी जाएंगी, जिसका 1 रुपया भी स्कूल वसूल नहीं करेगा। बच्चे 100 बच्चे अगर पूरे स्कूल की क्षमता है तो 25 बच्चे गरीब होंगे, जिनका आना जाना, जिनका फीस, जिनका कॉपी किताब, सारा का सारा खर्च वो स्कूल उठाएगा। ऐसा कानून है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, तो स्कूल वाले या संचालक उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा कि 25% सीटें गरीब रेखा से नीचे वालों को या गरीबों को नहीं देगा, तो 10 गुना अधिक फीस जमा की जाएगी, वसूल की जाएगी और उसकी मान्यता भी रद्द की जाएगी। अब आप समझ लिए, ये है नियम, ये कानून है। ऐसे ऐसे स्कूल में मैंने कभी कभी हमारे दोस्तों के यहाँ जाना होता है, बच्चों से मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सारे 5th क्लास में, 6th क्लास में, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती और उनका सारा सिलेबस इंग्लिश में है। जब वो बच्चा इंग्लिश समझ ही नहीं पाएगा कि इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ, क्या कह रहा है सवाल, तो लगाएगा कैसे? और ये भारत का भविष्य बन रहा है। टूटा फूटा नहीं, बिल्कुल वाहियात भविष्य बना रहे हैं लोग इस समय। मास्टर आके बैठ जाता है, मोबाइल चलाता है, सवाल लिखा देता है, बात खत्म हो जाती है। बच्चे ट्यूशन पढ़ते जाके, उसी मास्टर से बाहर ट्यूशन पढ़ते हैं, वही मास्टर स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। इसी आरटीई एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल का टीचर बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। राशन व्यवस्था, जैसा कि आपको सबको पता है, भारत की बहुत अच्छी राशन व्यवस्था है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। कालाबाजारी होने लगती जब अधिक समय तक एक ही व्यक्ति के पास कोटा रहता है, राशन वितरण करने की प्रणाली किसी एक व्यक्ति के पास रहे। इसके लिए सुझाव यह है कि किसी भी कोटेदार को सिर्फ 5 साल के लिए कोटा दिया जाए। साथ ही साथ जब भी राशन की वितरण हो तो जिले में, शहर में बहुत अधिकारी होते हैं, किसी एक अधिकारी को बैठाल के राशन का वितरण किया जाए ताकि व्यवस्था बनी रहे। आपने ये भी देखा होगा कि जब रोड, नाली, सड़क या बिल्डिंग बनती है तो उसमें बाकायदा बड़ा सा काला पत्थर लगा के फलाने ढिमाके का नाम उनके कर कमलों के द्वारा ये बना है, ये तो लिख दिया जाता है। लेकिन जिसने बनाया है, जिसने उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया, उसके नाम का कोई जिक्र नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे सड़कों, नालों, बिल्डिंगों पर उस ठेकेदार का नाम, जिसने उसको बनाया है, उस सड़क, उस निर्माण की मियाद अवधि कब तक चलेगा, क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, कितना मटेरियल लगा है, वो सब लिखा जाए, कितनी लागत आई वो भी लिखा जाए, और एक शिकायत के लिए उस पर नंबर लिखा जाए कि अगर वो समय से पहले खराब हो जाए तो उसकी शिकायत की जाए। और दोस्तों, सरकारी संपत्ति जिसका कि आवंटन ऐसे किया जाता है कि जो लूट पाए सो लूट ले, इसमें बहुत छोटा स्तर में लेके आता हूं आपके सामने। जैसे हमारी नगर पालिका है, इसमें जो भी दुकानें हों, जो भी मकान हों, जो नगर पालिका के होते हैं, उनका आवंटन कैसे किया जाता है किसी को पता ही नहीं लगता। कि दुकानें बनी, उठ गई, अब लोग उन्हीं दुकानों को 5-5 बार बेच रहे हैं, खुद 300-200 रुपए किराए में ली हैं और उसे 30-30 लाख, 40-40 लाख में बेच देते हैं और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि जो भी दुकानें, जिनका भी आवंटन किया जाए, उनको 5 साल के बाद रिन्यू किया जाए और 5 साल के बाद किसी दूसरे को दिया जाए। साथ ही साथ नगर पालिका में एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा पत्र, ऐसा इश्तिहार लगाया जाए कि इतनी दुकानें हैं, वो इन लोगों के पास हैं और उनका आवंटन इतने सालों में खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये बंदरबाट हमेशा चलता रहेगा। और अगर ऐसा हो 5 साल के बाद दिया जाए तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें रोजगार की व्यवस्था नहीं, उन्हें रोजगार मिल सकता है। और दोबारा अगर किसी को आवंटन लेना है, दोबारा वही दुकान लेनी है, तो 15 साल तक का इंतजार कराना जरूरी है। यानी कि 15 साल के बाद ही उसको दोबारा आवंटित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए अपने यहाँ। छोटे स्तर से शुरू होगा तो ये बड़ा स्तर इसका देखने को मिलेगा पूरे भारत में। लोगों को रोजगार के साथ साथ जो प्रशासन का जो बंदरबाट होता है, संपत्ति का बंदरबाट होता है, वो भी रुक जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी गौर किया है मैंने। स्वास्थ्य व्यवस्था में जैसे सीएचसी, पीएचसी है, जो हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं, इनमें आज की डेट में परमानेंट एक मेडिकल स्टोर होना चाहिए और एक लैब होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लूट मची हुई है मेडिकल में और लैब्स में, लोग कुछ भी चेकअप करा रहे हैं। पैसा नहीं है बंदे के पास, 100 रुपए, उसे 400 रुपए तो चेकअप के देने हैं, फिर दवाई के अलग देने हैं। और हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की कोई कमी नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में एक मेडिकल, एक पैथोलॉजी 24 घंटे खुली रहे और स्टाफ की 24 घंटे वहां पर ड्यूटी रहे, ताकि कभी भी इमरजेंसी में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। विभाग में भी, रेलवे हो या फिर वो बस हो,
उतनी ही टिकटें बेची जाएं जितनी की उसमें सीट हों। सीट से अधिक टिकटें बेचने का मतलब यह है कि आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि जितना आना चाहिए आ जाइए। अब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, चोरियां हो रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आप उतनी ही टिकटें बांटें जितनी की उसमें सुविधा हो सीटों की, तो इससे व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। परिवहन मंत्रालय को यह भी ध्यान देना चाहिए कि रोडों पर जो जाम लगता है, तो किसी भी नेता किसी भी दलाल के आने पर रोड पर जाम नहीं लगना चाहिए, रोडों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है कि कोई बड़ा नेता आया तो रोड ब्लॉक कर दिए गए। और कोई भी धार्मिक कार्य, नमाज हो या कोई भी चीज हो, आप किसी भी रोड पर नहीं पड़ेंगे। रोड सबका है, आपको इबादत करनी है, आप अपनी व्यवस्था करिए अपने धार्मिक स्थलों में, सीधा सीधा, किसी को कोई छूट नहीं। तब देखिए आप व्यवस्था कैसे चलती है। दूसरा, मैंने यह भी गौर किया है कि लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं है। लाखों लाख योजनाएं हमेशा निकलती रहती, रोज इतने हजार करोड़ का फीता काटा गया, योजनाएं बन गई हैं, लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका काम सिर्फ ये हो कि लोगों को जानकारी दे। हर एक नगर में, हर एक गांव में एक ऐसा ऑफिस खोला जाए जिसका कोई काम ना हो, सिर्फ ये काम हो कि वो लोगों को जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी दे। और हर एक ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में एक भ्रष्टाचार निरोधक डेस्क लगाई जाए और एक पूछताछ केंद्र होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग कैसे कैसे अपने हक, अपने अधिकार तक पहुंच जाएं। हक का मांगना बहुत जरूरी है। समय वो है कि आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। शिक्षक का काम है आपको राह दिखाना, लड़ना आपके लिए। आप चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। और इसी के साथ ही जो भी चुनाव में खड़े होने वाले लोग हैं, चाहे वो पार्टी पूरी हो या कोई निर्दलीय सदस्य हो, अगर वो चुनाव में किए हुए वादे को पूरा नहीं करता है तो अगली बार उसको चुनाव ना लड़ने दिया जाए, उसे चुनाव से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि उसने झूठ बोला है। अंत में सिर्फ इतना कहता हूं कि लोगों को कानून की जानकारी दी जाए, साथ ही साथ जो कानून को लागू कराने वाले लोग हैं, हमारा प्रशासन, पुलिस हो या कोई भी हो, उसको जानकारी दी जाए कानून की। लोग इसलिए कानून को नहीं तोड़ रहे हैं कि वो जानते हैं, वो जानते ही नहीं हैं। जब वो जानते नहीं तो कानून तोड़ा जाएगा। भाई, किसे पता है कि जो तंबाकू के सिगरेट या बीड़ी हैं, इसके बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। शराब के लिए लाइसेंस तो होता है, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी को बेचने के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था होती है। और ये सारी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी किराना स्टोर पर नहीं बिकेगी। ये सब नियम बने हुए हैं, किराने पे नहीं। और आप देखें, किराने पे ही बिकती है। 5,000 तक का इसमें जुर्माना है अगर कोई किराने वाला इसको बेचे या कोई बगैर लाइसेंस के बीड़ी सिगरेट बेच रहा है। खुली सिगरेट नहीं बेच सकते हैं आप, डिब्बी बेचिए। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आप बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला नहीं बेचेंगे। और हम आपको ऐसे स्कूल में बैठे हुए मास्टर दिखा देंगे जो स्कूल में ही बीड़ी, तंबाकू या तंबाकू से बने हुए उत्पाद का सेवन कर रहे हैं। स्कूलों में दुकानें खुली हुई, वहां ये सब चीजें बेची जाती हैं। तो ये सब इसलिए है कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं है। मेडिकल स्टोर के लिए नियम बने हुए कि मेडिकल स्टोर पूरा का पूरा कवर होगा शीशे से, अंधेरा होगा, साफ साफ दवाइयों पे लिखा होता है, साफ साफ दवाइयों पे लिखा जाता है कि कीप इन कूल एंड डार्क प्लेस, अंधेरे में रखिए और ठंडे में रखिए। लेकिन नहीं, जो भी आदमी मेडिकल पे बैठेगा वो ग्लव्स पहनेगा, काट के गोलियां नहीं बेच सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना तो बेचने वाले को पता है इसके नियम और ना लागू करवाने वाले। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनसे अभी इन दिनों हमारा सामना हुआ है। आपको इनमें जो भी सुधार करना हो वो आप कमेंट करिए और बताइए कि इनमें क्या क्या सुधार और बढ़ा के किया जा सकता है। जय हिंद।